अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तो सामने आ गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। आज हमने देखा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीएम और इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ममनुआ फंडिंग को लेकर जो फैसला दिया गया, उसके बाद ये फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से, इत्तेहादी जमातों की जानिब से, कि इमरान खान का नाम ECL में डाला जाएगा। और इस इजलास में इमरान खान का नाम ECL में डालने की मंजूरी कल विफाकी काबीना से ली जाएगी। एक तो ये फैसला किया कि इसके साथ साथ इजलास में इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए भी रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया गया है। और इत्तलात ये हैं कि ये रेफरेंस आर्टिकल 62 और 63 के तहत दायर किया जाएगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज की कॉल दे दी गई थी। इस पर भी आज फैसला किया गया है कि कल रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके साथ साथ इमरान खान और उनके करीबी साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। FI और दीगर मुतल्लिका इदारे जो हैं वो इस कार्रवाई का हिस्सा होंगे। तो ये जनाब आज फैसले हुए हैं कुछ अहम इस फैसले को लेकर हुकूमत की जानिब से। दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। आज भी वही इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की। फवाद चौधरी साहब ने बात की और कहा कि ये फैसला जो है बदनीयती पर मबनी है, हम मुस्तरद करते हैं। फिर इसे अदालत में चैलेंज करने की भी बात हुई है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ज़्यादा क्या हो सकता है। अब हुकूमत ने तो फैसला कर लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हुकूमत की जानिब से कहा गया है, मैं सुन रही थी वज़ीर दाखिला को, वो ये कह रहे थे कि मुसद्दिका सबूत पर हुकूमत डिक्लेरेशन दे सकती है कि PTI फॉरेन एडिड पार्टी है, और अगर ये डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहती है तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे, बल्ले का निशान ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल क्या मामलात बनते हैं आगे, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले से हमें ज्वाइन किया है माहिंद शाखावत साहब ने, फॉरेन फंडिंग केस में PTI के वकील भी हैं। थैंक यू सो मच शाखावत साहब आपके वक्त का। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे अकबर एस बाबर साहब, जो कि ये केस जो है वो लेकर गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, PTI की मुनहरिफ और बानी रुकन भी हैं। उनसे भी हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन पहले से मैं शाखावत साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच शाखावत साहब आपके वक्त का। शाखावत साहब, अब तो जाहिर है ये फैसला आया और ममनुआ फंडिंग तो इसमें साबित हो गई है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि रेफरेंस लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आज फुल फ्लैश इस हवाले से फैसला भी कर लिया गया है। तो सर, अब तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने बॉल फेंक दी है जो है वो हुकूमत की कोर्ट में, अदालत की कोर्ट में, और हुकूमत बात कर रही है कि इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं, पार्टी बैन हो सकती है, बल्ले का निशान ख़त्म हो सकता है। तो इस फैसले को अगर देखा जाए तो इस तनाजुर में ये तमाम चीज़ें मुमकिन हैं, PTI के लिए इस तरह की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। देखिए, PTI के लिए तो यकीनन तो परेशानी का बायस तो है, क्योंकि मैं खुद फॉरेन फंडिंग केस में मैं इस केस को जो है वो डील करता रहा हूँ PTI की तरफ से। तो लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें अभी होना बाकी है। अभी ये जो सुप्रीम इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो अभी जो फैसला आया है, इसमें बुनियादी तौर पे उन्होंने क्लियर किया है कुछ फंड्स को कि वो प्रोहिबिटेड उसमें ममनुआ फंड्स की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं। और उसका एक तरीका होता है कि जैसे कि अभी कल के फैसले में भी है कि उन्होंने एक शो कॉज नोटिस दिया है PTI को कि क्यों ना ये फंड्स जो हैं इनको जब्त कर लिया जाए भाग के सरकार। तो अभी उन्होंने उसका अभी मेरे इत्तला के मुताबिक तो ऐसा शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ, हो भी जाएगा तो उसको भी फिर ये PTI देखेगी कि उस शो कॉज नोटिस में क्या चीजें हैं, वो वाकई उसमें वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं या नहीं है। तो उसके बारे में मेरी इत्तला ये है कि PTI जो है वो इस फैसले को भी चैलेंज करने जा रही है, और अगर कोई शो कॉज नोटिस होगा तो उसको भी चैलेंज करेगी। तो उसके बाद फिर जब शो कॉज का जवाब आएगा, उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा समझेगा तो फिर वो एक जो उसकी कार्रवाई है वो कंप्लीट हो जाएगी कि फलां फंड जो है वो प्रोहिबिटेड फंड है और वो कन्फिस्केट होना है। तो नेचुरली अगर फाइनल डिसीजन भी आएगा तो PTI उसको भी जो एप्रोप्रिएट फोरम है उसमें वो चैलेंज करेगी। अभी जो बातें हो रही हैं जो रेफरेंस फाइल करने वाली, या जो फेडरल गवर्नमेंट जो उनकी तरफ से इशारा आ रहा है कि वो PTI के खिलाफ एक फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का
डिक्लेरेशन इशू करने जा रहे हैं और उसको फिर उसका आपको पता है कि उसका ऐसा नोटिफिकेशन जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट फाइनली इसको डिसाइड करती है डिसोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी के मुताबिक। चलें, तो मैं इसमें समझता हूं कि अगर शाह खबर साहब एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप क्लियर करें, क्योंकि आइन और कानून को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, सियासी हालात भी जो मुल्क के हैं उसको भी अच्छी आपकी नज़र है उस पर। अब कल से लेके आज तक हम देख रहे हैं जो लिखा गया, जो बोला गया है, एक बात पे सारा फोकस है कि जी ये सर्टिफिकेट है या एफिडेविट है जो उनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो रहा है कि जिसकी वजह से वो नायल हो सकते हैं। एफिडेविट है, वो कहते हैं जी जो ऑडिटर थे उनके अकाउंटेंट उन्होंने लिख के दिया, इन्होंने कहा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उन्होंने इसको वेरीफाई कर दिया। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी बयान अल्फ़ी है, बयान अल्फ़ी में झूठ बोला गया, नतीजतन ये 62, 63 लगेगी, उसके बाद इनको नायल करा दिया जाएगा। तो आपकी क्या राय है, आप हाउ डू यू सी दैट? देखिए, जहाँ तक एक जो एफिडेविट का जो जिक्र है उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें वो एफिडेविट नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो इलेक्शन ऑर्डर 2002 है उसमें एक जो अभी रिपील हो चुका है, अभी तो द इलेक्शन एक्ट है 2017, लेकिन चूंकि ये जब वो इलेक्शन ऑर्डर 2002 इन फील्ड था उस वक्त का ये केस है तो उसमें वो अप्लाई होगा। तो उसमें यकीनन एक हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका ये ड्यूटी है, उस पर ऑब्लिगेटरी है कि उन्होंने हर साल अपने मालियाती जो है गोशवारा ऑडिटेड अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट हुआ वो हर साल जमा कराना होता है, जिसमें उन्होंने उनकी पार्टी की जो सोर्स ऑफ फंड है वो जाहिर करना होता है, फिर उसमें कितनी उनको आमदन हुई, कितने अखराजात हुए और बैलेंस शीट अभी जो है प्रेजेंट क्या है। तो वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट है उसको हर पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह जो है वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि इसमें जो हम गोशवारा दे रहे हैं या जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जमा करा रहे हैं उसमें कोई भी रकम जो है वो प्रोहिबिटरी फंड नहीं है, ममनुआ फंड नहीं है। और दूसरा ये कि इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में और बयान हल्फी जिसको एफिडेविट कहते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो सर्टिफिकेशन हमेशा होती है कि अगर उनकी जो फाइनेंस कमेटी है या फाइनेंस का जो ग्रुप है उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है चार्टर्ड अकाउंटेंट को और उन्होंने उसी की बेस के ऊपर आगे रिपोर्ट जो मुरतब की है, अच्छा, इसमें बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसको दी गई है। इसी तनाज़र में शाह खबर साहब, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी के अखबार ने लिखा है इस जो कल सुप्रीम इनका इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया 2 वीक और उन्होंने कहा कि ये कोई पार्टी को बैन करने का कोई प्रूडेंट फैसला नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जो चल सकता है, सस्टेन कर सकता है। आपको लगता है, आपकी क्या राय है, आप कैसे देखते हैं इसको? साहब मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा, आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आज अंग्रेजी का एक बड़ा अखबार है, सबसे बड़ा अखबार, उसने ये लिखा है जो इलेक्शन कमीशन का ये कल फैसला आया है, उन्होंने कहा है कि ये इट्स 2 वीक और साथ लिखा है कि पार्टी को बैन करने का फैसला जो है ना ये कोई प्रूडेंट फैसला नहीं है, शायद ये सस्टेन नहीं कर सकता। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो फैसले को अगर आप पढ़ें तो उस फैसले में उन्होंने जो कि ऑब्जेक्शनेबल है पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने एक जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का जो डेफिनेशन क्लॉज है, क्लॉज 2, उसकी सब जो है रोमन क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है कि उसमें डेफिनेशन है फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की। उसमें एक उसकी डेफिनेशन ये है कि वो पार्टी जो है वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिक्लेयर हो सकती है जिसमें किसी गैर मुल्की ने फंड किया हो या डोनेशन दिया हो, तो उसको उन्होंने उसमें इन्वोक किया हुआ है। तो अब बात यह है कि वो उसकी तरफ निशानदेही कर रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसकी बेसिस के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो इसलिए वो चूंकि उसकी डेफिनेशन उसमें मौजूद है, लेकिन वो किन सर्कमस्टांसेस में अप्लाई हो सकता है ये तो फाइनली फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी हुदूद सिर्फ यहाँ तक है कि अगर उनकी दानिश में कोई भी रकम जो फंड है या डोनेशन है वो अगर प्रोहिबिटेड फंड के जुमरे में आती है तो वो उसकी हद तक उसको कन्फिस्केट कर सकता है
डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या बैनिंग का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अच्छा वो शाह अगर बाबर करेगी तो फिर फेडरल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, अच्छा तो शाह फेडरल बाबर साहब, गवर्नमेंट जी बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले में, जिनके नाम सामने आए हैं और उन्हें कहा गया है कि ये जो हैं वो गैर मुल्की लोग हैं। इलेक्शन कमीशन की उजलत कहें या क्या कहें, पाकिस्तानियों को ही गैर मुल्की करार दिया गया है। अब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, तो ये जो लोग सामने आ रहे हैं, अब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं और लोग इस पर बड़ा एहतजाज कर रहे हैं कि हम तो पाकिस्तानी हैं, कुछ जो हैं वो दोहरी शहरियत के हामिल लोग हैं। तो सर ये भी क्या ये भी ममनुआ फंडिंग में आती है, और अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते हैं तो ये इफेक्ट कर सकती हैं चीजें सबूत के तौर पर? देखिए सोनिया, ये तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे डायरेक्ट। उसकी वजह ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इसमें इलेक्शन ऑर्डर 2002 में कोई अपील नहीं है, प्रोवाइडेड नहीं है। तो जब किसी और उसमें फिर यही होता है कि वो इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है फाइनल है, लेकिन अगर उसमें कोई गलती है और उसका जुडिशियल रिव्यू होना है, तो वो तो फिर ऐसा नहीं है कि उसकी कोई रेमेडी नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में जब एक राइट ऑफ अपील ना हो और कोई अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल ना हो, तो फिर हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फिर वो इन्वोक की जा सकती है। तो अभी इनके फैसले के खिलाफ जो अभी पीटीआई करने जा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही, वो उसको रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज जो है इन्वोक करेगी हाई कोर्ट्स की। और उसमें वो लिखेंगे या उसमें पॉइंट आउट करेंगे, जैसे भी आपने जिक्र किया कि कुछ लोग ऐसे उनका नाम है जो कि यकीनन पाकिस्तानी है और उनको फॉरेनर डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसी कोई भी गलतियां होंगी तो वो हाई कोर्ट के पास उसके जुडिशियल रिव्यू के इख्तियार है कि वो उसकी लीगैलिटी को जो है वो नाप सकती हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो आइन की और मुतलका कानून की रूह और स्पिरिट के मुताबिक है या नहीं। अच्छा, एक चीज़ शाखावर साहब बताइए, ये लॉ और कानून को तो बड़ा अच्छे तरीके से आपने बता दिया कि क्या सूरत हाल बनेगी। आप माशाल्लाह इस्लामाबाद में रहते हैं, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप बड़े रिसोर्सफुल बंदे हैं, कॉन्टैक्ट आपके सब तरफ हैं, बहुत से लोगों को आप अच्छी तरह जानते भी हैं, फैसला साज जो हमारे हल्के हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी शायद इमरान खान को सियासत से माइनस करने का अमल शुरू हो गया और स्क्रिप्ट के मुताबिक काम शुरू हो गया। आपको लगता है कि ये मामला उधर जा रहा है और कहा जा रहा है कि अभी थोड़े दिनों बाद, थोड़े ऐसे की बात है, इमरान खान साहब भी नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और फैसल वाडा की सब में शामिल हो जाएंगे? देखिए, बात यह है कि अभी हमने सुना है कि अभी आपने भी सुना होगा कि काबीना में शायद ये फैसला हुआ है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो एक रेफरेंस फाइल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आर्टिकल 62(1)(f को इन्वोक करते हुए। तो मैंने तो ये सुना है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या ऐसी चीज है जो कि आर्टिकल 62(1)(f उन पे इन्वोक हो सकता है। देखिए, आर्टिकल 62(1)(f जो है वो बेसिकली कहता है कि कोई भी शख्स जो है वो मेंबर पार्लियामेंट बनने के अहल नहीं होगा कि जिसको आर्टिकल 62(1)(f के तहत सादिक और अमीन जो है उसको गर्दाना गया हो कि वो नहीं रहा, और सादिक और अमीन उसको जो नहीं रहा, ये ऐसा डिक्लेरेशन जब तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने ना किया हो। तो अब मुझे तो कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने इमरान खान साहब को जो है वो डिक्लेयर किया है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। तो इसलिए वो महज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिक्लेरेशन के ऊपर, तो मतलब आप नहीं समझते कि जो कहा जा रहा है कि इमरान खान और पीटीआई के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं, आप नहीं समझते कि उस तरफ मामला जा रहा है? देखिए, गवर्नमेंट उसको उस तरफ लेके जाएगी। वो क्योंकि वो तो उन्होंने अंतिया दे दिया है, क्योंकि जो अभी मौजूदा फैसला है इलेक्शन कमीशन, उसमें उन्होंने निशानदेही की है कि ये ममनुआ फंड से आगे की चीज भी है, जो कि फॉरेन एलिमेंट भी इसमें शामिल है इसकी फंडिंग में। तो जब किसी में फॉरेन एलिमेंट शामिल होता है तो उसमें वो की जा सकती है वो प्रोविजन कि कोई पॉलिटिकल फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक इलेक्शन कमीशन शो कॉज की कार्रवाई कंप्लीट ना कर ले और वो फिर फाइनली किसी नतीजे पर ना पहुंच जाए, तो ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझता हूं कि कबल वक्त होगा। अगर फेडरल गवर्नमेंट ऐसा सोच भी रही है तो उनको इलेक्शन कमीशन के ये पूरी एडजुडिकेशन का इंतजार करना होगा। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून शाखा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अकबर एस बाबर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं अकबर एस बाबर साहब। आप पीटीआई के बानी रुकन में से हैं और आप ही ये केस लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए थे। थैंक यू सो मच अकबर एस बाबर साहब आपके वक्त का। अकबर एस बाबर साहब, बड़े लंबे अरसे तक आपने ये केस लड़ा और अभी इस केस का फाइनली फैसला भी आ गया। मैं सुन रही थी आप इस केस को तारीखी फैसला कह रहे थे, लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जाहिर है फैसला आने के बाद पीटीआई को वजाहत देने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि एक मौका दिया जाएगा। अगर पार्टी हक में दस्तावेजात लेकर आती है तो फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला वापस भी हो सकता है। लेकिन आज हमने देखा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि जल्द से जल्द जो है वो रेफरेंस लेकर जाएगी। इमरान खान की नाअहली को लेकर पार्टी रुकनीत मुअत्तल करने के हवाले से रेफरेंस देकर जाएगी। तो आपको नहीं लगता ये सर जल्दबाजी में होगा ये फैसला? इंतजार कर लिया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पूरी इस प्रोसीडिंग का? देखिए, मेरे में अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर आप कल के फैसले का जो आखिरी पैराग्राफ है उसको रुजू करें तो उसमें उन्होंने दो चीजें क्लियर की थी। एक, उन्होंने कहा था कि जो आईनी क्लॉजेस का रेफरेंस भी दिया है कि वफाकी हुकूमत को ये अरसाल की जा रही है कि वो फिर आइन और कानून जो इसमें पहलू मुतासर हो रहे हैं उसके मुताबिक कार्रवाई करे। ये चीज उसमें लिखी हुई। दूसरा उन्होंने कहा कि दिस ऑफिस यानी इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कवानीन और जो उनको उसके लिए वो प्रोसेस इनिशिएट करे। अब वो एक्चुअली क्या डिसीजन लेते हैं, मसलन जो फैसला है उसमें तो तमाम के तमाम इल्जाम साबित हो गए और लिटरली फर्ज जुर्म आयद कर दी। उसमें यहाँ पे उसमें ये भी है कि प्राइवेट अकाउंट उसमें पैसा है। तो अब इलेक्शन कमीशन उस डायरेक्शन में वो अपने कानून के मुताबिक करेगी, लेकिन नोटिस जो है वो तो शो कॉज एक कानूनी रिक्वायरमेंट थी कि ये गैर कानूनी काम हुआ है, ये आखिरी मौका होता है और ये पार्टी ऑर्डर में लिखा हुआ है। और बताइएगा बाबर साहब, ये जो बात की जा रही है कि इन डिसेंट हेट्स से सारा काम किया गया और फिर ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को अमली सियासत से मनफी करने का जो है ना वो प्रोग्राम स्क्रिप्ट पे बाकायदा अमल शुरू हो गया, आप समझते हैं? और ये बैन करना और नाहल करना उनको उसी तरफ मामला जा रहा है। मैंने जिस तरह कहा ना कि ये जो आईनी क्लॉजेज हैं जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट ने एक्शन लेना है उसका मैंने तज्जिया नहीं किया। उसकी तफसीलात के किन उसमें क्या टाइम लिमिटेशन है, उसका प्रोसेस कितनी जल्दी या लेट करना है, ये मामला आप वफाकी हुकूमत से ही पूछे कि उन्होंने फैसला किया है तो किस आर्टिकल के तहत और उसमें क्या तरजीहात है। मेरा तो चूंकि फोकस पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर पे रहा है उस हवाले से मैं मरबूत वो। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ बताइएगा बाबर साहब, ये जो कहा जा रहा है जी, अब जिस तरह PMLN कह रही है कि जी 8 साल के बाद फैसला आया है और जिस तरह कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी कमेटी 2018 वाली है जो उसने कहा था कि एक साथ सारे फैसले आने चाहिए, आप नहीं समझते कि अब उनके भी केसेस हैं? उन्होंने भी 18-12 जो है कहते हैं चीज़ें जो है ना अकाउंट छुपाए थे, PMLN ने 11 पीपल्स पार्टी ने छुपाए थे। आप नहीं समझते कि उनको भी साथ ही अब मामला शुरू होना चाहिए, ये नाअहली का प्रोसेस जो कुछ भी करना है? देखिए, मैं जब ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आखिरी हरबे के तौर पे ये उन्होंने एप्लीकेशन दी कि जी तमाम पार्टीज के केसेस को एक साथ सुना जाए और उन्होंने ये दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन में, वहाँ पे मुस्तरद होगी। फिर उसके बाद उन्होंने यही दरख्वास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर के सामने, और उसमें भी फिर बहस और उसके बाद जो उनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई और साथ ही उन्होंने फैसले में 30 दिन की लिमिटेशन भी दी और उन्होंने साथ लिखा कि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित होती है तो न सिर्फ जमात बल्कि उसकी चेयरमैन पे भी उसका असर पड़ेगा। ये ऑर्डर आज भी वैलिड है, मां सिवाय इसके कि इंट्रा कोर्ट अपील में 30 दिन की जो कदगन थी वो खत्म कर दी गई। अब वो जो इंट्रा कोर्ट अपील दो ऑनरेबल जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब और उनके साथ बाबर सत्तार साहब थे, उन्होंने जब ये फैसला और ये केस को जब सुना उनकी अपील को, तो उसमें उन्होंने लिखा कि किसी किस्म का कोई शवाहिद मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ किसी किस्म का बायस है या तासुब का किया गया, कोई एविडेंस ऐसा सामने नहीं रखा गया। उन्होंने उस पर मुकम्मल भरोसे का इजहार किया इलेक्शन कमीशन ने। ये डबल बेंच का ऑर्डर है
जो आज भी अभी चंद हफ्तों पहले आया ठीक है। अच्छा अकबर एस बाबर साहब, बहुत सारे लोग अब सामने आ रहे हैं इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, जिनमें हमने देखा कि वो कहते हैं कि हम तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन इस फैसले में इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान ने हमें फॉरेनर डिक्लेयर किया हुआ है। तो आपको नहीं लगता आगे जब तहरीक इंसाफ फर्दर प्रोसीडिंग करेगी या इसको अदालत में चैलेंज करने की बात कर रही है, तो ये बतौर सबूत इन लोगों की वीडियोस जो हैं वहां दी जाएंगी, तो ये आपको नहीं लगता कि इससे केस मुतासिर हो सकता है आपका? ज्यादातर सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा होता है वो चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो लिस्ट थी स्क्रूटनी कमेटी की, उसको नादरा से वेरीफाई किया है। तो जो नादरा के रिकॉर्ड में अगर कोई पाकिस्तानी नहीं है तो वो फिर पाकिस्तानी नहीं है। और कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आई है कि पाकिस्तानियों ने कहा कि जी ये तो हमने अपने पैसों से अपनी कंपनी के जरिए भिजवाया। देखिए, मैं बारहा ये कह चुका हूं कि जो कानून है वो कहता है कि पाकिस्तानी कंपनी भी किसी सियासी जमात की फंडिंग नहीं कर सकती, पाकिस्तानी एनजीओ भी नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी कंपनियों के लिस्ट में नाम है कि भाई ये शख्स, ये कंपनी। तो याद रखिए कि अगर एक पाकिस्तानी कंपनी के पीछे पाकिस्तानी उसका मालिक है, वो उस कंपनी के जरिए फंडिंग नहीं कर सकता। अब सोशल मीडिया में ये तमाम बातें आपको पता ही है, जैसे चलते चलते इलेक्शन कमीशन ने तमाम नामों को नादरा से वेरीफाई किया है, और जो उसमें गैर मुल्की निकले, जो पाकिस्तानी नहीं निकले, उनका अब फर्ज किया एक शख्स है जो पाकिस्तानी था, वो शहरियत अपनी दूसरे मुल्क की लेके पाकिस्तानी शहरियत छोड़ देता है, तो वो अब नादरा की रिकॉर्ड में पाकिस्तानी। लेकिन सर कुछ लोगों की ऐसी भी वीडियोस सामने आ रही हैं जो कि ड्यूअल नेशनल हैं और कुछ पाकिस्तानी भी हैं। अब तो बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि हम तो डिफेमेशन का केस लेकर जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। जरूर जाए, वो तो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये मामला देखिए, ये मामला सिर्फ चंद शहरियों का नहीं है, ये मामला इससे बहुत बड़ा है कि गैर मुल्की कंपनियों की पूरी लिस्ट है। और फिर उसके बाद जिस तरह भूटान में इन्होंने खुद तस्लीम किया कि हमने हाँ भूटान से पैसा लिया है, वो एक केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड कंपनी है। फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई है, उसमें इनका ये दूसरा दावा जो कि ये जो आरिफ नकवी की तरफ से एफिडेविट था कि ये तमाम पैसा पाकिस्तानियों से है। तो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में तो साफ आ गया कि 1.3 मिलियन डॉलर अब्राड से आए थे, और बाकी 2 मिलियन डॉलर तो थे वो एक अरब शेख ने दिए थे, जो अभी नायान है, जो इनके वजीर भी हैं यूएई के। तो ये, और वो जो सहाफी है वो दावा करते हैं कि जी ये मेरे पास बैकअप डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, मुझे चैलेंज करना चाहते हैं तो आप बरतानिया की अदालत में आए, मुझे चैलेंज करें। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकाम के हवाले भी मैं ये सारे बैकअप। और इमरान खान जो है, अगर तो ये देखिए प्रोपेगेंडा वॉर में ना जाए, फैक्ट्स पे जाए। अगर इमरान खान समझते हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी गलत है, तो वो बरतानिया की अदालतों पे भरोसा भी करते हैं, वो उनकी तारीफ भी करते हैं, वो कहते हैं मैं उनका निजाम भी समझता हूँ। तो वो अभी तक क्यों नहीं गए अदालत में, क्यों नहीं उसको डेफिनेशन नोटिस दिया, क्यों नहीं फाइनेंशियल टाइम्स के सामने मुजाहिरा किया कि जी ये इन्फॉर्मेशन गलत है। ये हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सच को झूठ बनाने के लिए और प्रोपेगेंडा एक पूरा एक प्रोपेगेंडिस्ट की एक फौज बन चुकी है, जो सोशल मीडिया पे फिर कंफ्यूजन फैलाने के लिए लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश। अच्छा अकबर एस बाबर साहब, जाहिर है बड़ी स्ट्रगल रही और बड़े लंबे अरसे तक आपने ये केस लड़ा है। आपको क्या लगता है सर, ये केस स्टैंड कर पाएगा अदालत में? क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुमीद लग रही है, मुतमईन भी है कि हम अदालत में जाएंगे और अदालत में ये केस स्टैंड नहीं कर पाएगा। मैं किसी की कॉन्फ्रेंस में तो मैं सवाल नहीं कर सकता कि, तो वो तो कल बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जी एक केस में ऐसा फैसला भी नहीं आएगा। फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उन्होंने बाकायदा एक तहरीक चलाई, उन पे कीचड़ डाला, उनकी इंटीग्रिटी को क्वेश्चन किया, इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाए, जबकि ये उन्होंने खुद नॉमिनेट किया था और खुद उनकी तारीफें करते थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावों पे अगर आप आज भी इस पे तवज्जो देंगी तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हकायक हमेशा उनके उल्टे निकले हैं। और जहां तक उनका ये राइट है कि वो वर्डिक्ट अपील करें जिस स्टेज पे भी चाहे, वो तो उनका राइट है। ऑलरेडी वो कोई 9 से भी ज्यादा रेड पिटीशंस कर चुके हैं, और अल्लाह ने करम किया कि उन तमाम पिटीशन में हम सुरखरू हैं। इंशाल्लाह सच्चाई फिर भी एट द एंड ऑफ द डे प्रिवेल करेगी। ठीक है। अच्छा अब सर ये बताएं कि किस हद तक आप पुरुमीद और मुतमईन हैं कि अदालत क्या फैसला दे सकती है? आपको लगता है कि मामला नाअहली तक जा सकता है, पार्टी बैन हो सकती है, उनका जो इंतखाबी निशान है उसको खत्म किया जा सकता है? कितने पुरुमीद हैं आप?
जो जराइम कमिट किए गए हैं, जो फर्द जुर्म आयद की गई है पीटीआई पे, वो तो बहुत संगीन है। उसमें यहाँ तक है कि उसमें इमरान खान जिन अकाउंट्स को खुद ऑपरेट करता था उससे भी उन्होंने ताल्लुकी का इजहार किया। जो उनके दस्तखतों से वो अकाउंट खुले जिसको वो खुद ऑपरेट करते थे, उन अकाउंट से नहीं। फिर उसके बाद बेनामी अकाउंट जो अपनी सियासी क़यादत के, फिर उसके बाद जो गैर मुल्की फंडिंग जो 5 मिलियन का शायद डॉलर का, अपने कितने लाख पाउंड का सारा जिक्र है, तफसील है, उसके पीछे बैकअप है। तो एविडेंस तो ओवरवेलमिंग है। अब उसमें इलेक्शन कमीशन जब सजा देने के स्टेज पे आता है, शो कॉज नोटिस का जवाब आने के बाद, तो ये जाहिर है उनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। वो डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, पैसे भी जब्त कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल बोर्ड के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उन पे पाबंदी भी लग सकती है कि उन्होंने ये तमाम गैर कानूनी अमल में वो शरीक थे, और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन भी। अच्छा अकबर बाबर साहब, कहा जाता है कि सियासत तो खेल ही इल्जामात का है, और आप पर भी बड़ी इल्जामात लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, बल्कि पीटीआई के रहनुमा फारूक हबीब साहब जो कि इस केस को लेकर खासे मुतहर्रिक भी रहे, वो कहते हैं कि आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ पीएमएलएन की इमा पर कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि आप पीएमएलएन का ईजी लोड है। ये पहली जमानी का है, वो जब उनको अपने जो मामलात हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो बड़े सीरियस ट्रबल में है। ये इन सस्ती जो किस्म की बातें होती है, मैं सिर्फ इस हवाले से 2 बातें कहूँगा। एक कि 2014 में मैंने केस किया, 2016 में पनामा के जवाब में केस किया। फिर उसके बाद जब मैंने 2016 में 2 खत लिखे चौधरी निसार जो इंटीरियर मिनिस्टर थे कि जी ये प्राइवेट बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, इसकी FIA के जरिए तहकीकात कीजिए और केस है ये, मुझे उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। फिर उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के वजीर दाखिला थे एहसन इकबाल, उनको मैंने खत लिखा, मैंने उनको कहा कि जी आप इसकी तहकीकात करें, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। अगर मैं मिला होता नून के साथ और नून मेरे साथ मिला होता तो ये जितना एविडेंस स्टेट बैंक से आया ये तो उस वक्त आ जाता है FIA के जरिए, वो नहीं हुआ। उसके बाद इमरान खान 3.5 साल वजीर आजम रहे, उनके नीचे ISI थी, उनके नीचे IB थी, उनके नीचे FIA था, तो कोई एक जरा भर भी तो कोई सबूत कहीं से निकाल के देते कि मेरा कोई ऐसा कोई ताल्लुक है किसी और जहाज से या उनकी ईमा पे कर रहे। इतने बड़े नालायक हैं कि इख्तिदार में भी रहे और फिर भी एक जरे सवाए कि सस्ती सियासत और ये जो बदकलामी है ये इनका शेवा बन चुका है, डाउनलोड अपलोड। मैं इसमें ज्यादा तवज्जो देता ही नहीं, और मैं समझता हूँ कि सच्चाई प्रिवेल कर गई है ना। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान ने खुद नामजद किया, उसकी तारीफें की, उनका एक फैसला आ चुका है जिसमें मेरे तमाम इल्जामात की तस्दीक हो गई है, तो सच्चाई आ गई सामने ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एडवोकेट शमीउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी सियासत का फोकस जो है वो अदालतों की तरफ है। कहा ये भी जा रहा है कि अब सियासी लड़ाई अदालतों में लड़ी जा रही है। हालिया फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तरद कर रही है और गवर्नमेंट की जानिब से आज रेफरेंस दायर करने का भी फैसला हो गया है, तो किधर जाते देख रहे हैं आप तमाम तर मामला? देखिए, इन मामलात में सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है वो कॉन्फिस्केशन ऑफ फंड्स है, जिसका उन्होंने शोकस नोटिस दे दी है, और पीटीआई का पूरा ये हक है कि वो जाएं वहाँ पे डिफेंड करें और बताएं कि क्यों कॉन्फिस्केट नहीं किए जाने चाहिए फंड्स। उसके बाद दूसरा इख्तियार वो फेडरल गवर्नमेंट का है, वो एक नोटिफिकेशन करेंगे एंड विद इन 15 डेज उन्होंने रेफरेंस फाइल करना है टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अल्टीमेटली फैसला तो उसका सुप्रीम कोर्ट करेगी।
और अगर सुप्रीम कोर्ट फ़र्ज़ कीजिए कि कल को ये फैसला करती है कि ये फॉरेन एडिड पार्टी डिक्लेयर करती है, थोड़ा सा ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो मीडिया पे हम बहस कर रहे हैं फॉरेन फंडेड पार्टी, बुनियादी तौर पे लॉ इसको फॉरेन एडिड पार्टी जो है वो उसको कहता है और उसको डिफ़ाइन करता है। और उसमें फॉरेन एडिड पार्टी वो पार्टी होगी जिसको तीन जगह से फंडिंग हो रही हो। नंबर 1 कोई फॉरेन स्टेट जो है उसको फंड कर रही हो, नंबर 2 को फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी फंड कर रही हो, नंबर 3 को फॉरेन नेशनल फंड कर रहा हो। जो पीटीआई का केस है इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने दिया ये फॉरेन नेशनल्स की तरफ से फंडिंग का केस है, जो कि कंपनीज हैं वो भी वो कहते हैं उनकी तरफ से ओन्ड हैं और कुछ अदरवाइज फॉरेन नेशनल्स जिन्होंने फंड किया है। तो ये अल्टीमेटली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी और ये सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर वो फ़ैसला ये करते हैं फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि अगर वो ये पार्टी को फैसला कर देते हैं फॉरेन एडेड पार्टी का तो ये पार्टी डिज़ोल्व हो सकती है। और अगर कोई पार्टी डिज़ोल्व हो जाए तो उसके बाद उनके जो तमाम पार्लियामेंटेरियंस हैं वो प्रोविंशियल असम्बली में, नेशनल असम्बली में, सेनेट में वो तमाम डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और अगले 4 साल तक ना वो इलेक्शन लड़ सकेंगे ना ही किसी और ऑफिस के लिए वो आ सकेंगे। तो ये है इसकी सारी जो इम्प्लिकेशंस हैं एंड दैट ऑल विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स। अच्छा एक मलिक साहब बताएं, अच्छा वैसे मैं सोनिया मुझे एकदम याद आया कि इतने दिनों की जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा है, मलिक साहब एक अच्छी खबर आज की है कि 10 रुपये इंटरबैंक में डॉलर कम हो गया। इस वक्त जो है ना 226 रुपये का इंटरबैंक में है, मार्केट में 229 का। मेरा ख्याल है ये बड़ी एक खुशहाल बात है। बिल्कुल। अब ये बताइएगा कि ये जो सारी एक्सरसाइज इस वक्त हो रही है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये अब मामला इमरान खान को सियासत से माइनस करने का एक स्क्रिप्ट जो तैयार किया गया था उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। आपको लगता है कि मामला उस तरफ जा रहा है? देखिए अगर तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी जाए तो ये वो लोग उसी बुनियाद पर मेरे क्या सराई करते हैं। तो वो ऐसा होता तो रहा है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बाज़ का तो 2/3 मेजॉरिटी वाली पॉलिटिकल पार्टी को माइनस कर दिया गया और वो हो गई। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि जो वोटर है वो फैसला करे। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ख़त्म होना है या उसने पॉपुलर होना है या उसने इक़्तिदार में आना है या नहीं आना, ये अल्टीमेट राइट वोटर के पास होना चाहिए। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पॉलिटिकल लीडर को किसी भी टेक्निकलिटी की बुनियाद पर आउस्ट नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर आप एक तो आप मुझसे कानून की बात पूछ रहे हैं, वो कानून के मुताबिक जो है वो बज़ाहिर तो लग रहा है कि वो जो फॉरेन एडिड पार्टी के तौर पे फॉरेन नेशनल से फंडिंग थी वो लग रहा है कि उसमें सब्सटेंस है, उसमें एविडेंस है। लेकिन अगर आप मुझे अदरवाइज पूछें तो मैं नहीं समझूंगा कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, पॉलिटिकल पार्टी को किसी टेक्निकलिटी पे फर्क किया जाए। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। सर माजद के साथ साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट शमीम रहमान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।